also welcome Chairperson, National Human Rights Commission, Justice Arun Misra ji, Minister of State, Sri Nityanand Rai ji, Justice Sri Mahesh Mittal ji, Jyotika Kalra ji, Dhaneshwar Mule ji, Rajiv Jain ji, Home Secretary Sri Ajay Bhalla ji, other dignitaries, Excellencies, ladies and gentlemen, present here and those connected virtually with us. नेशनल ह्यूमन राइट्स के प्रतीक का संदेश वैदिक युग का प्राचीन आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिनः है। मे ऑल बी हैप्पी। हमारा मानव अधिकारों का आदर्श सार्वभौम, यूनिवर्सल एवं प्राचीन, एंशिएंट। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गीत का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मानव के सम्मान की रक्षा है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। मानव के सम्मान की रक्षा है संकल्प हमारा, है संकल्प बच्चे या नारी, धर्म कोई हो, है सब मानव समता के अधिकारी। मानव गरिमा के सूरज का सब पाए उजियारा, है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। शोषित वंचित को हमसे मिले सहारा, न्याय नीति नियम नियत हो यही हमको गवारा, संकल्प हमारा। मानव अधिकार आयोग हमारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। जस्टिस मिश्रा in his judicial career has delivered judgments in about 2,36,000 cases. Hard work and perfection ingrained in his living and functioning. Over to Sri Justice Arun Misra ji. भारतीय गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण श्री अब्दुल नजीर, श्रीमती इंदिरा जी, अनिरुद्ध जी, ऋषिकेश रॉय साहब, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद जी, मंच पर विराजमान मेरे साथीगण, गृह व आयोग के सचिव, अन्य राष्ट्रीय व राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यगण, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री खरे, अन्य न्यायमूर्तिगण,
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधिगण, विभिन्न राज्यों के राजनयिक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री विपिन रावत जी, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य, नागरिक समाज, वरिष्ठ व अन्य अधिवक्तागण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अन्य उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, मैं भारत के कर्मठ व अति लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत व अभिनंदन करने में गौरवान्वित अनुभव करता हूं। हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज वैश्विक पटल पर भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है और इसे एक नई ताकत के रूप में पहचान मिली है, जिसका श्रेय भारत के नागरिकों, देश की संवैधानिक व्यवस्था और देश के नेतृत्व को जाता है। मुझे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन करने में प्रसन्नता हो रही है। आपके अथक प्रयासों से जम्मू कश्मीर व उत्तर पूर्व में शांति व कानून व्यवस्था के लिए एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। मैं यहाँ उपस्थित अन्य समस्त सम्मानित न्यायमूर्तिगण, मंत्रीगण व अन्य अतिथि को अभी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन में अग्रणी है। हमारे देश में जन कल्याण संबंधी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे मानव जीवन एवं मूल्यों के संरक्षण को नया आयाम मिला है। भारत में मानव अधिकार आयोग 28 वर्ष से कार्यरत है, जबकि दूसरी कई महाशक्तिशाली देशों में ऐसे संस्थान स्थापित तक नहीं किए गए हैं। भारत में विश्व की कुल आबादी का 6वां भाग निवास करता है। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना निस्संदेह अत्यंत दुरूह कार्य है। फिर भी हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली शांतिपूर्वक व न्याय संगत तरीके से हर समस्या का समाधान करती है। भारत की महान उपलब्धियों में किए गए योगदान के लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व इसमें योगदान करने वाले सभी संबंधितों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मानवीय गरिमा के मूल्य व अधिकारों की अवधारणा वैदिक साहित्य, भारत जीवन दर्शन व संस्कृति में समाहित है। हम नारी को शक्ति का अवतार मानते हैं। दुर्गा पूजा इसका प्रमाण है। हमारी संस्कृति मानव जीवन हेतु आवश्यक प्रकृति की रक्षा के प्रति संवेदनशील है। प्रकृति के विविध रूपों जैसे जीवनदायिनी नदियों को मां, पशुओं, वनस्पतियों, यहाँ तक कि चांद को भी रिश्ते में बांध दिया गया है। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव है। मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने की सबको स्वतंत्रता है, जबकि कई अन्य देशों में ऐसी स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है। मानव ही मानवता के विनाश के लिए आमादा है। 20वीं सदी में विश्व राजनीतिक हिंसा के कारण लगभग 12 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। यह दुर्भाग्य है कि देश विदेश में राजनीतिक हिंसा आज भी समाप्त नहीं हुई है। निर्दोष व्यक्तियों के हत्यारों को गौरवान्वित नहीं किया जा सकता है। ऐसे छद्म आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहना अनुचित है। समाज सेवी संस्थाओं व मानवाधिकार संरक्षकों, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को राजनीतिक हिंसा व आतंकवाद की घोर निंदा करनी चाहिए। इस संबंध में उदासीनता फंडामेंटलिज्म को जन्म देती है और इतिहास हमें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। समय आ गया है जब हम डटकर इसका प्रतिरोध करें। कम से कम इस हिंसा के विरुद्ध आवाज उठानी ही होगी। वर्तमान में ड्रग माफिया द्वारा राष्ट्र की युवा व बहादुर कौमों को मादक पदार्थों की लत से पथभ्रष्ट किया जा रहा है। राष्ट्र की युवा शक्ति का यह ह्रास अत्यंत चिंतनीय है। क्या पूरी पीढ़ियों का पुनर्वास की हमारी नियति बन गई है? हमारे देश में प्रेस, मीडिया और साइबर स्पेस को स्वतंत्रता दी गई है, जो संवैधानिक और मानवीय दायित्वों के निर्वहन के अधीन है। गणराज्य के आधारभूत स्तंभ न्यायपालिका की गरिमा को
कंटेम्पचुअस आचरण से नष्ट करने की किसी को भी स्वतंत्रता नहीं है और ना ही यह स्वतंत्रता किसी को दी जानी चाहिए। बाहरी ताकतों द्वारा भारत पर मानव अधिकारों के हनन का छद्म आरोप लगाना सामान्य बात हो गई है। इसके प्रतिकार के साथ ही संस्कृति तथा प्रचलित भाषाओं को समूल नष्ट करने के प्रयासों का पुरजोर प्रतिरोध भी आवश्यक है। आयोग सुशासन, गुड गवर्नेंस में सहयोग प्रदान करता है, साथ ही न्यायपालिका को भी मानव अधिकार संरक्षण हेतु यथासंभव सहयोग प्रदान करता है। न्याय व शांति एक दूसरे के पूरक हैं और हमारी कानून व्यवस्था इस पर आधारित है। त्वरित न्याय प्राप्ति मानव का मूलभूत अधिकार है जो आज भी एक सपना है। सत्य तो यह है कि मुकदमों के खर्च पहुंच के बाहर हैं। न्याय की प्राप्ति हेतु प्रभावी व दीर्घकालीन योजना की नितांत आवश्यकता है। पुलिस अन्वेषण प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं स्वतंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है। यह प्रणाली ऐसी हो कि सीबीआई द्वारा जांच की आवश्यकता ही ना पड़े। जेल में कैदियों की आपराधिक मनोवृत्ति में सुधार लाने के लिए योग, ध्यान व सद्व्याख्यान अपेक्षित हैं। भारत ने विश्व को योग दिवस दिया है। भारत में कैदियों को भी गरिमा के अधिकार प्राप्त हैं। आयोग हिरासत में हुई हर मृत्यु की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि मृत्यु किसी जाति के कारण तो नहीं हुई है। तत्काल न्याय, इंस्टेंस जस्टिस की आड़ में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ और इस हेतु उकसाना असंवैधानिक व निंदनीय कृत्य है। हमें इस बर्बरता से मुक्ति पाने का प्रयास करना ही होगा। आरक्षण का लाभ उन्नत आरक्षित वर्ग के उपभोग यूसर्प कर लेने के कारण अभी तक इस वर्ग की पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। राज्यों को इस वंचित समुदाय के उत्थान के लिए टू ट्रिकल डाउन द बेनिफिट उपलब्ध आरक्षण में से कुछ प्रतिशत आरक्षण नियत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज भी आरक्षित वर्ग में कई समुदाय निर्धन हैं। इनका सशक्तिकरण होने तक आरक्षण की आवश्यकता होगी। जीवनदायिनी गंगा पर देश की एक बड़ी आबादी की आजीविका निर्भर है। नमामि गंगे की योजना की समय पर पूर्णता अपरिहार्य है। यमुना भी सरस्वती की तरह विलुप्त होने के कगार पर है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल आवश्यक है। कूड़ा करकट से मुक्ति और उसके उपचार हेतु स्वच्छ भारत द्वितीय योजना का सफल क्रियान्वयन अपेक्षित है। संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रियलाइज करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स निर्मित की गई हैं। अतः राज्यों व एवं निकायों द्वारा इनका गंभीरता पूर्वक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कानूनन आवश्यक हो जाता है। निष्क्रियता व उदासीनता होने पर न्यायालय द्वारा इन योजनाओं को सुचारू कार्यान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर मुद्दा है। प्रत्येक देश द्वारा इस हेतु स्थानीय स्तर पर पर्यावरण में सुधार लाया जाना आवश्यक है। We have to think globally and act locally to improve the environment. अंटार्कटिका में माइनिंग से जलवायु को खतरा उत्पन्न हो रहा है। हम पृथ्वी ग्रह के संरक्षक कस्टोडियन हैं। वी आर द कस्टोडियन ऑफ प्लेनेट अर्थ। अतः हमारा यह दायित्व है कि भावी पीढ़ी के लिए हम इसे सुरक्षित बचाए रखें, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का अवलंबन लिया जा रहा है, परंतु यह सबको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ई कॉमर्स ने भी असमानता पैदा की है। छोटे विक्रेताओं, स्मॉल वेंडर्स की जीविका की समाप्ति की कीमत पर ऑनलाइन कारोबार समृद्ध हो रहा है। इस दौर में आपूर्ति की ऐसी श्रृंखला बनाई जाना आवश्यक है जिसमें सभी कारोबारियों को अनुपातिक लाभ प्राप्त हो। गरीबों को जीवन रक्षा दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
जीवन का अधिकार बौद्धिक संपदा के अधिकार से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बढ़कर है। जीवन रक्षक दवाइयों, औषधियों और टीकों के पेटेंट धारकों के बौद्धिक संपदा अधिकार पर जीवन के अधिकार को प्रमुखता दी जानी चाहिए। राइट टू लाइफ मस्ट प्रिवेल और द राइट्स ऑफ द पेटेंट होल्डर्स ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। वैश्वीकरण के दौर में महंगे विदेशी ब्रांड की आंधी में उससे अधिक उत्तम भारतीय उत्पादन व इसमें कार्यरत जनशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। समय की मांग है कि न्यायपालिका व अन्य हितधारक इस पर विचार करें कि वैश्वीकरण से हो रहे लाभों को दृष्टिगत रखते हुए इससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से कैसे बचा जाए। आयोग द्वारा अब तक मानव अधिकार से संबंधित 20 लाख से अधिक प्रकरणों को निराकरण किया गया है। 205 करोड़ रुपए के मुआवजे की अनुशंसा की गई है। आयोग ने एक प्रभावी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। आयोग ने मृतकों के गर्मापूर्ण अंतिम संस्कार, सेप्टिक टैंकों की आंतरिक सफाई और इसमें संलग्न सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने हेतु दूर दराज क्षेत्रों में खाद्य वितरण की उपलब्धता, सुगमता व पहुंच संबंधी आदि विविध विषयों में 22 एडवाइजरी जारी की हैं। आयोग अनाथालय व छात्रावासों की स्थिति में भी सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। आयोग का प्रयास अपने प्रतीक चिन्ह की मूल भावना को सार्थक करने का है, जो कि यह इंगित करता है कि सूर्य की किरणें आशा व गति की सूचक हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ पहुंचाती हैं। ऐसा करके वे सार्वभौमिक स्नेह वो आशा का संदेश दे रही हैं, जो कि मानवता का मूलभूत अधिकार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चन दुख भाग भवेत्। मैं आप सबका विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और भारत की इस पुण्य मातृभूमि को नमन करता हूं। जय हिंद। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका पर बनी लघु वृत्त चित्र प्रस्तुत है। Human rights are the basic rights and freedoms that are guaranteed to all human beings from the moment a human life is born. The National Human Rights Commission was established on the 12th of October 1993. The statute under which it is established is the Protection of Human Rights Act. हमारी व्यवस्था उन संस्थाओं की आभारी है जो गरीबों, महिलाओं, बच्चों, पीड़ितों, वंचितों, आदिवासियों समेत हर देशवासी के अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, मानव अधिकार सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, ये संस्कार होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने के लिए आज सरकार जो भी प्रयास कर रही है उसमें एनएचआरसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। More than 300 seminars and workshops, close to 1,000 spot inquiries, over 40 bills and legislations reviewed. NHRC issued various advisories during COVID-19. NHRC India has reinvented its approach and response to ensure promotion and protection of human rights during these challenging times. Issues of human rights defenders, manual scavengers, shelter homes, orphans, widows, water and sanitation are being addressed. It is not the end, but the start of our journey. Our Honorable Union Minister for Home Affairs and Cooperation is known
for his clarity of thoughts and decisiveness on complex issues of governance. माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखने की कृपा करें। ओवर टू यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन। आज के गौरवमय कार्यक्रम में उपस्थित आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, जस्टिस अरुण मिश्रा, अध्यक्ष एनएचआरसी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री नित्यानंद राय जी, जस्टिस मित्तल जी, सदस्य एनएचआरसी श्रीमती कार्ला जी, ज्ञानेश्वर मूले जी, श्री राजीव जैन जी, भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी और महासचिव एनएचआरसी और यहां पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिन पर हम सब आज इस विज्ञान भवन के सभागार में एकत्रित आए हैं। हम सब के लिए आनंद का विषय है कि आज ह्यूमन राइट कमीशन के स्थापना दिन पर प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। मैं इसलिए इस विषय पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमें डिटेल बात करने वाले हैं, मगर ये 28 साल की अपनी यात्रा में ह्यूमन राइट कमीशन ने 20 लाख से ज्यादा केसों का निस्तारण किया है और 205 करोड़ से ज्यादा रकम का मुआवजा जिनको भी अन्याय हुआ था उनको दिलाने का काम किया है। और एक प्रकार से नई जागृति, नई चेतना ह्यूमन राइट से संबंधित हर एक क्षेत्र के अंदर जगाने का काम ह्यूमन राइट कमीशन ने किया है। इसलिए मैं प्रतीक के तौर पर आज के अध्यक्ष जस्टिस मिश्रा को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और ह्यूमन राइट कमीशन के सभी लोगों को भी और इसके साथ जुड़े हुए एनजीओ को भी ये जागृति जगाने के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। चाहे कस्टोडियल डेथ हो, चाहे गटर के अंदर उतरकर गटर को साफ करने वाले का अधिकार की बात हो, चाहे आदिवासी दलित समाज के अधिकार की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन ने पीड़ितों की आवाज बनने का प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है। और मैं मानता हूं कि यात्रा आगे पर भी चालू रहेगी, जारी रहेगी और भारत के अंदर ह्यूमन राइट के क्षेत्र में जो अच्छा काम हुआ है इसको और अच्छी तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। मगर आज मैं इस मौके पर यहां आया हूं तो एक बात पर सारे देश भर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 2014 से जब से परिवर्तन हुआ और एक लंबे अरसे के बाद देश में पूर्ण बहुमति की एक सरकार आई और नरेंद्र भाई इसके नेतृत्व करने लगे, प्रधानमंत्री बने, तब से एक ऐसे क्षेत्र पर उनका ध्यान गया जो ह्यूमन राइट के सारे अधिकारों की बात करने वालों की नजर के बाहर था। इस देश के 60 करोड़ गरीब, इस देश के 60 करोड़ गरीबों को भी समानता का अधिकार है, समान जीवन जीने का अधिकार है और आजादी तभी सही मायनों में मानी जाएगी जब एक 60 करोड़ गरीब अपनी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। हमारा संविधान ये 60 करोड़ लोगों को भी बुनियादी सुविधा मांगने का अधिकार देता है, बुनियादी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार देता है, मगर इस पर किसी की नजर नहीं गई थी। सिर्फ 7 साल की अल्पकाल की यात्रा के अंदर जो 60 साल में नहीं हुआ था वो हुआ है। आज इस 7 साल की यात्रा में 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं को शौचालय का अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 2 करोड़ घरों में और 2 करोड़ नए बने हुए घरों में, कुल मिलाकर 4 करोड़ घरों में
बिजली पहुंचाकर उस घर के बच्चों को और उस घर के बूढ़ों को पढ़ने का और अपनी बीमारी में आराम के साथ जीने का अधिकार बिजली पहुंचाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। इस देश की लगभग 13 करोड़ परिवारों की महिलाएं धुआं खाकर खाना पकाती थी, कंडे और टहनियां जलाकर अपनी आंख की ज्योति भी जाती थी और फेफड़ों में फाइब्रोसिस भी होता था। उस बीमारी से उनकी अल्प समय में मृत्यु होती थी, अकाल मृत्यु होती थी। उससे उसको बचाने का लगभग 13 करोड़ गरीबों के घर में स्वच्छ ईंधन यानी कि गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कर उनके ह्यूमन राइट का बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण दिया है। 2 करोड़ लोगों को रहने का घर दिया है और 5 करोड़ लोगों को ये रहने का घर मिलने की पूरी योजना बनी हुई है और देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का, शायद ढंग से कोई जांच कर काम करेगा तो मालूम पड़ेगा दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी जिसमें 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा वो परिवारों का आज सरकार उठाती है। उनके अपने स्वास्थ्य के साथ लंबा आयु जो ईश्वर ने निर्मित किया है उसके लिए वो पूरा करने का अधिकार इस सरकार ने दिया है। लगभग 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनको बैंक अकाउंट की सुविधा नहीं थी। उनका सरकार से मिलने वाला उनका अधिकार योजनाएं वो बिचौलिए खा जाते थे। आज बैंक के अंदर लगभग 60 करोड़ परिवारों में बैंक अकाउंट पहुंचाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाकर लांच रुश्वत से बचने का बहुत बड़ा मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। और इसके साथ एक दिव्यांग नाम देकर एक अलग कंसेप्ट सम्मान का भाव पूरे देश के अंदर जनरेट करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और देश की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, चाहे राज्य सरकारों की ऑफिस होगी, चाहे केंद्र सरकारों की ऑफिस होगी या ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी मीन्स होंगे, कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जहां दिव्यांग की चिंता नहीं की गई है। कोई भी ऐसी सरकारी परिपत्र नहीं है जहां दिव्यांग की चिंता नहीं की है। इस देश के दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, न जाने कितनी ऐसी लोगों को पहली बार ऐसा मालूम हुआ है कि हमारे लिए भी कोई चिंता करता है। संविधान ने मेरे लिए जो सोचा है वो मेरे तक पहुंचाने का जरिया नरेंद्र मोदी सरकार बनी है। और मैं तो कई लोगों को मिला हूं, उनके अंदर एक आत्मगौरव का भाव की जागृति हुई। तो मैं शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्लोराइड युक्त पानी पीकर बच्चे अकाल वृद्ध हो जाते थे। 30 साल होते होते बाल झड़ने लगते थे या बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। वो सारे घरों के अंदर लगभग 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ में लिया है और लगभग 2 करोड़ परिवारों में पहुंचने की काम पूरा होने की कगार पर भी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने ह्यूमन राइट इनका जो है इसमें सालों से उनको अन्याय होता था, 60 सालों से, मगर उसको कोई वाचा नहीं मिली थी। एक शब्द भी बोले बगैर ये 60 करोड़ गरीबों के ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मुझे तो गौरव है कि मैं कैबिनेट में उनका साथी हूं, नजदीक से सुनता हूं। जब योजनाओं के बारे में जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कार्यकलापों के बारे में वो बात करते हैं, हमेशा प्रायोरिटी ये वंचित होता है। तो मैं ये नए एंगल का आज सबके सामने रखना चाहता था। बाकी तो आज प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। फिर से एक बार ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया जाए और देश का विकास तेजी से हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के
विकास में जन भागीदारी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन पर अटूट विश्वास है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, you have been leading the country on the path of growth, prosperity, and progress. Our reforms have a human face and people-centric. When India speaks at the United Nations, it speaks for those who have been left behind. We, the people of India, salute the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. In your words, Prime Minister Sir, I will quote, Sabka Prayas is important for the achievement of all our goals for a new India with cutting-edge innovation and technology, unquote. Now, I invite Honorable Prime Minister Sir to share his thoughts with the august gathering present here in Vigyan Bhavan and all the dignitaries who have been connected virtually. Over to Honorable Prime Minister Sir. नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस श्री अरुण कुमार मिश्रा जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, मानव अधिकार आयोग के अन्य सम्मानित सदस्यगण, राज्य मानव अधिकारी आयोग के सभी अध्यक्षगण, उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय आदरणीय जज महोदय, सदस्यगण, यूएन एजेंसी के सभी प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी से जुड़े साथियों, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आप सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। ये आयोजन आज एक ऐसे समय हो रहा है जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के लिए मानव अधिकारों की प्रेरणा का, मानव अधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। मुझे संतोष है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के इन नैतिक संकल्पों को ताकत दे रहा है, अपना सहयोग कर रहा है। साथियों, भारत आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु के महान आदर्शों को, संस्कारों को लेकर, विचारों को लेकर चलने वाला देश है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यानी जैसा मैं हूं वैसे ही सभी मनुष्य हैं। मानव मानव में
जीव जीव में भेद नहीं है। जब हम इस विचार को स्वीकार करते हैं तो हर तरह की खाई भर जाती है। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत के जनमानस ने इस विचार को हजारों सालों में जीवंत बनाए रखा। इसलिए सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान द्वारा की गई समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा उतनी ही सहजता से स्वीकार हुई। साथियों, आजादी के बाद भी भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानवाधिकारों से जुड़े विषयों पर नया पर्सपेक्टिव दिया है, नया विजन दिया है। बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है, लेकिन भारत मानव अधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है। तमाम चुनौतियों के बाद भी हमारी ये आस्था हमें आश्वस्त करती है कि भारत मानव अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए एक आदर्श समाज के निर्माण का कार्य इसी तरह करता रहेगा। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। अगर सरकार कोई योजना शुरू करे और उसका लाभ कुछ को मिले, कुछ को ना मिले, तो अधिकार का विषय खड़ा होगा ही। और इसलिए हम हर योजना का लाभ सभी तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। जब भेदभाव नहीं होता, जब पक्षपात नहीं होता, पारदर्शिता के साथ काम होता है, तो सामान्य मानवीय के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। इस 15 अगस्त को देश से बात करते हुए मैंने इस बात पर बल दिया है कि अब हमें मूलभूत सुविधाओं को 100% सैचुरेशन तक लेकर जाना है। ये 100% सैचुरेशन का अभियान समाज की आखिरी पंक्ति में, जिसका भी हमारे अरुण मिश्रा जी ने उल्लेख किया, आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जिसे पता तक नहीं है कि ये उसका अधिकार है। वो कहीं शिकायत करने नहीं जाता, किसी आयोग में नहीं जाता। अब सरकार गरीब के घर जाकर गरीब को सुविधाओं से जोड़ रही है। साथियों, जब देश का एक बड़ा वर्ग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही संघर्षरत रहेगा, तो उसके पास अपने अधिकारों और अपनी आकांक्षाओं के लिए कुछ करने का ना तो समय बचेगा, ना ऊर्जा और ना ही इच्छा शक्ति। और हम सब जानते हैं, गरीब की जिंदगी में हम अगर बारीकी से देखें तो जरूरत ही उसकी जिंदगी होती है और जरूरत की पूर्ति के लिए वो अपना जीवन का पल पल, शरीर का कण कण खपाता रहता है। और जब जरूरतें पूरी ना हो तब तक तो उसको ये अधिकार के विषय तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। जब गरीब अपनी मूलभूत सुविधाओं, और जिसका भी अमित भाई ने बड़े विस्तार से वर्णन किया, जैसे शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य की चिंता, इलाज की चिंता, इन सब से जूझ रहा हो
और कोई उसके सामने जाकर उसके अधिकारों की लिस्ट गिनाने लगे तो गरीब सबसे पहले यही पूछेगा कि क्या ये अधिकार उसकी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे। कागज में दर्ज अधिकारों को गरीब तक पहुंचाने के लिए पहले उसकी आवश्यकता की पूर्ति किया जाना बहुत जरूरी है। जब आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं तो गरीब अपनी ऊर्जा अधिकारों की तरफ लगा सकता है, अपने अधिकार मांग सकता है। और हम सब इस बात से भी परिचित हैं कि जब आवश्यकता पूरी होती है, अधिकारों के प्रति सतर्कता आती है, तो फिर आकांक्षाएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। ये आकांक्षाएं जितनी प्रबल होती है, उतना ही गरीब को गरीबी से बाहर निकलने की ताकत मिलती है। गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलकर वो अपने सपने पूरे करने की ओर बढ़ चलता है। इसलिए जब गरीब के घर शौचालय बनता है, उसके घर बिजली पहुंचती है, उसे गैस कनेक्शन मिलता है, तो ये सिर्फ एक योजना का उस तक पहुंचना ही नहीं होता। ये योजनाएं उसकी आवश्यकता पूरी कर रही हैं, उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं, उसमें आकांक्षा जगा रही है। साथियों, गरीब को मिलने वाली ये सुविधाएं उसके जीवन में डिग्निटी ला रही है, उसकी गरिमा बढ़ा रही है। जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, अब गरीब को जब शौचालय मिलता है तो उसे डिग्निटी भी मिलती है। जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस गरीब का जब जनधन अकाउंट खुलता है तो उसमें हौसला आता है, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जो गरीब कभी डेबिट कार्ड के बारे में सोच भी नहीं पाता था, उस गरीब को जब रुपे कार्ड मिलता है, जेब में जब रुपे कार्ड होता है, तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जो गरीब कभी गैस कनेक्शन के लिए सिफारिशों पर आश्रित था, उसे जब घर बैठे उज्ज्वला कनेक्शन मिलता है तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जिन महिलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक नहीं मिलता था, जब सरकारी आवास योजना का घर उनके नाम पर होता है तो उन माताओं बहनों की डिग्निटी बढ़ती है। साथियों, बीते वर्षों में देश ने अलग अलग वर्गों में अलग अलग स्तर पर हो रहे इनजस्टिस को भी दूर करने का प्रयास किया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। मुस्लिम महिलाओं को हज के दौरान महरम की बाध्यता से मुक्त करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, भारत की नारी शक्ति के सामने आजादी के इतने दशकों बाद भी अनेक रुकावटें बनी हुई थी। बहुत से सेक्टर्स में उनकी एंट्री पर पाबंदी थी। महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा था। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है। वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। साथियों, जब उस महिला को 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है ना, वो एक प्रकार से वो नवजात बच्चे के अधिकार की रक्षा करता है। उसका अधिकार है उसकी मां के साथ जिंदगी बिताने का, वो अधिकार उसको मिलता है। शायद अभी तक तो हमारे कानून की किताबों में सारे उल्लेख नहीं आए होंगे। साथियों, बेटियों की सुरक्षा से जुड़े भी अनेक कानूनी कदम बीते सालों में उठाए गए हैं। देश के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर्स चल रहे हैं।
जहां एक ही जगह पर महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सुरक्षा, साइको सोशल काउंसलिंग, कानूनी मदद और अस्थायी आश्रय दिया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसके लिए देश भर में 650 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई है। रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसमें संशोधन करके महिलाओं को एबॉर्शन से जुड़ी स्वतंत्रता दी गई है। सुरक्षित और कानूनी अबॉर्शन का रास्ता मिलने से महिलाओं के जीवन पर संकट भी कम हुआ है और प्रताड़ना से भी मुक्ति मिली है। बच्चों से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने के लिए भी कानूनों को कड़ा किया गया है। नई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई है। साथियों, हमारे दिव्यांग भाई बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर अनुभव किया है। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। देश भर में हजारों भवनों को, सार्वजनिक बसों को, रेलवे को दिव्यांगों के लिए सुगम हो, लगभग 700 वेबसाइट्स को दिव्यांगों के अनुकूल तैयार करना हो, दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष सिक्के जारी करना हो, करेंसी नोट भी। आपको शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा, अब जो हमारी नई करेंसी हैं उसमें दिव्यांग यानी जो प्रज्ञाचक्षु हमारे भाई बहन हैं, वे उसको स्पर्श करके ये करेंसी नोट कितनी कीमत की है वो तय कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है। शिक्षा से लेकर स्किल्स से लेकर अनेक संस्थान और विशेष पाठ्यक्रम बना रहा हो, इस पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है। हमारे देश की अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं और वैसा ही स्वभाव हमारे साइनेजीज में था। मूक बधिर हमारे दिव्यांगजन जो है, अगर वो गुजरात में जो साइनेजीज देखता है, महाराष्ट्र में अलग, गोवा में अलग, तमिलनाडु में अलग। भारत ने इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरे देश के लिए एक साइनेजीज की व्यवस्था की, कानूनन की और उसकी प्रेरित ट्रेनिंग का। ये उनके अधिकारों की चिंता और एक संवेदनशील अभिगम का परिणाम है। हाल ही में ही देश की पहली साइन लैंग्वेज डिक्शनरी और ऑडियो बुक की सुविधा देश के लाखों दिव्यांग बच्चों को दी गई है, जिससे वे ई लर्निंग से जुड़ सके। इस बार जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसी तरह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बेहतर सुविधाएं और समान अवसर देने के लिए ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कानून बनाया गया है। गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदायों के लिए भी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई है। लोक अदालतों के माध्यम से लाखों पुराने केसेस का निपटारा होने से अदालतों का बोझ भी कम हुआ है और देशवासियों की भी बहुत मदद मिली है। ये सारे प्रयास समाज में हो रहे इनजस्टिस को दूर करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे देश ने कोरोना की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया, सदी की इतनी बड़ी आपदा जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देश भी डगमगा गए। पहले की महामारियों का अनुभव है कि जब इतनी बड़ी आबादी त्रासदी आती है, इतनी बड़ी आबादी हो, तो उसके साथ समाज में अस्थिरता भी जन्म लेती है। लेकिन देश के सामान्य मानवीय के अधिकारों के लिए भारत ने जो गया, उसने तमाम आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। ऐसे कठिन समय में भी
भारत ने इस बात का प्रयास किया कि एक भी गरीब को भूखा नहीं रहना पड़े। दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया करा रहा है। भारत ने इसी कोरोना काल में गरीबों, असहायों, बुजुर्गों को सीधे उनके खातों में आर्थिक सहायता दी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा भी शुरू की गई है, ताकि वो देश में कहीं भी जाए उन्हें राशन के लिए भटकना न पड़े। भाई और बहनों, मानवीय संवेदना और संवेदनशीलता को सर्वोपरि रखते हुए सबको साथ लेकर चलने के ऐसे प्रयासों ने देश के छोटे किसानों को बहुत बल दिया है। आज देश के किसान किसी तीसरे से कर्ज लेने के लिए मजबूर नहीं है। उनके पास किसान सम्मान निधि की ताकत है, फसल बीमा योजना है, उन्हें बाजार से जोड़ने वाली नीतियां हैं। इसका परिणाम यह है कि संकट के समय भी देश के किसान रिकॉर्ड फसल उत्पादन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण भी हमारे सामने है। इन क्षेत्रों में आज विकास पहुंच रहा है। यहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने का गंभीरता से प्रयास हो रहा है। ये प्रयास मानव अधिकारों को भी उतना ही सशक्त कर रहे हैं। साथियों, मानव अधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हाल के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। साथियों, आज जब विश्व में मानव अधिकारों की बात होती है तो उसका केंद्र इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। ये होना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही राष्ट्र बनते हैं। लेकिन भारत और भारत की परंपरा ने सदियों से इस विचार को एक नई ऊंचाई दी है। हमारे यहां सदियों से शास्त्रों में बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारेत, यानी जो अपने लिए प्रतिकूल हो वो व्यवहार दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ न करें। इसका अर्थ यही है कि मानव अधिकार केवल अधिकारों से नहीं जुड़ा, बल्कि ये हमारे कर्तव्यों का विषय भी है। हम अपने साथ साथ दूसरों के भी अधिकारों की चिंता करें, दूसरों के अधिकारों को अपना कर्तव्य बनाएं। हम हर मानव के साथ समभाव और ममभाव रखें। जब समाज में ये सहजता आ जाती है तो मानव अधिकार हमारे समाज का जीवन मूल्य बन जाता है। अधिकार और कर्तव्य ये दो ऐसी पटरियां हैं जिन पर मानव विकास और मानव गरिमा की यात्रा आगे बढ़ती है। अधिकार जितना आवश्यक है, कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक है। अधिकार और कर्तव्य की बात अलग अलग नहीं होनी चाहिए,
एक साथ ही की जानी चाहिए। ये हम सभी का अनुभव है कि हम जितना कर्तव्य पर बल देते हैं उतना ही अधिकार सुनिश्चित होता है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ ही अपने कर्तव्यों को उतनी ही गंभीरता से निभाएं। इसके लिए भी हम सब ने मिलकर के निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रेरित करते रहना होगा। साथियों, ये भारत ही है जिसकी संस्कृति हमें प्रकृति और पर्यावरण की चिंता करना भी सिखाती है। पौधे में परमात्मा, ये हमारे संस्कार है। इसलिए हम केवल वर्तमान की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य को भी साथ लेकर चल रहे हैं। हम लगातार विश्व को आने वाली पीढ़ियों के मानव अधिकारों के प्रति भी आगाह कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत के लक्ष्य हो, हाइड्रोजन मिशन हो, आज भारत सस्टेनेबल लाइफ और इको फ्रेंडली ग्रोथ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा कि मानव अधिकारों की दिशा में काम कर रहे हमारे सभी प्रबुद्धगण, सिविल सोसाइटी के लोग इस दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाएं। आप सबके प्रयास लोगों को अधिकारों के साथ ही कर्तव्य भाव की ओर प्रेरित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, in your own words, when India reforms, world transforms. When India grows, world grows. We are grateful for your inspiring words, for sparing your valuable time. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं। I would sincerely thank to the chairperson, members of the commission, officers of the Prime Minister's office, Ministry of Home Affairs, CPWD, NIC, ITDC, who worked tirelessly to make this event a success. समारोह की समापन का घोषणा करता हूं। जय हिंद।